औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मोहम्मद तहसीन अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, सबसे पहले आज के ब्लॉग में मैं बताऊंगा कि बानी मुत्तहदा अल्ताफ़ हुसैन साहब ने जो गुज़श्ता रोज़ एक फ़िक्री नशिस्त से ख़िताब किया, और वो उनका जो ख़िताब था वो स्पेशली तौर पर था क्योंकि कराची में जो गुज़श्ता 2 रोज़ से बारिश का सिलसिला शुरू हुआ है, और तूफ़ानी बारिशों ने जिस तरह से कराची के शहरियों को परेशान किया, या ये कहा जाए कि कराची जो है बिल्कुल डूब चुका था, तो उस पर बानी मुत्तहदा अल्ताफ़ हुसैन साहब ने न सिर्फ़ अपनी तशवीश का इज़हार किया, बल्कि जो लोग इस मौके पर शहीद हो चुके हैं उनके लिए दुआ भी की, मग़फ़िरत के लिए दुआ भी की, और उनके लवाहिकीन से हमदर्दी का इज़हार भी किया। तो उन्होंने अपने खिताब में कहा कि कराची शहर में बारिश होते ही बिजली का निज़ाम दरम-बरम हो गया। वफाक को 60% और सिंध को 95% देने वाला कराची जो रेवेन्यू अदा करता है, लेकिन उसके बावजूद भी सिंध हुकूमत जो है वो इनको, या वफाक इनको सहूलियात फराहम करने में नाकाम रही है। उन्होंने कहा कि जागीरदारों वडेरों पर मुश्तमिल ये तासुब और असबियत और नफरत अंगेज जो हुकूमत है, इसने शहरियों को जो है नफरत का निशाना बनाया हुआ है। उन्होंने कहा कि शहरियों का कोई पुरसाने हाल नहीं। फौजी इस्टेब्लिशमेंट ने जिन लोगों को फार्म 47 के तहत इन्हें जो है नताइज के तहत धांधली करके कामयाब कराया, आज इन ज़मीर फरोशों और सिंध हुकूमत के जाली और खोखले दावों की पोल खुल गई है। बानी मुत्तहदा अल्ताफ़ हुसैन का कहना था कि कराची के अवाम आज माजी में एमकेएम की फलाई खिदमत का तस्करा करके अल्ताफ़ हुसैन को याद कर रहे हैं। दुनिया भर में आबादी के लिहाज से इस शहरों की मनसूबाबंदी की जाती है। उन्होंने कहा कि तरक्की याफ्ता ममालिक तो 25 साल की मनसूबाबंदी करते हैं और आबादी की शरह में इजाफे के पेश नज़र फराहमी आब और निकासी आब को जदीद बनाते हैं, लेकिन वफाक और सिंध की हुकूमत कराची को गुज़श्ता 78 बरसों से लूट रही है। कराची में बुलंद इमारतें तामीर की जा रही हैं, मुल्क भर से आवाम कराची में आबाद हो रहे हैं, लेकिन इस शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर को जो है वो बेहतर बनाने में ना तो वफाक को कोई दिलचस्पी है और ना ही सिंध हुकूमत इसमें कोई अपनी दिलचस्पी जाहिर करती है। दोनों हुकूमतों को कराची के मसाइल से कोई दिलचस्पी नहीं। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि एक साजिश के तहत कराची के शहरियों को इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। अच्छा, उन्होंने कहा कराची जो है इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगने वाला पैसा पीपल्स पार्टी का जागीरदार और वडेरे लूट रहे हैं। उस पैसे को कराची पर इस्तेमाल नहीं किया जा रहा, बल्कि हुक्मरानों की जेबों में जा रहा है, और हुक्मरान जो हैं वो बैरून मुल्क इस पैसे से जायदादें बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज की तूफानी बारिशों से कराची के शहरियों की वफात तो नहीं हुई, बल्कि सिंध की नस्ल परस्त हुकूमत के खोखले दावों और फार्म 47 के तहत कराची पर मुसल्लत किए गए जमीर फरोशों की जरूर मौत वाक़या हुई है। अल्ताफ हुसैन साहब का कहना था कि कराची के अवाम को गुर्बत, महंगाई, बेरोजगारी, बिजली, पानी, गैस और अमन अमा के मसाइल का सामना है। शहरियों की गलियों में डाकुओं और लुटेरों का राज है, जो बेगुनाह शहरियों को लूट कर कत्ल भी कर रहे हैं। अल्ताफ हुसैन ने कहा कि जबकि सिंध हुकूमत ने डंपर्स और टैंकर माफिया को शहरियों को कुचलने का लाइसेंस दे रखा है। उन्होंने कहा कि इंतखाबात में धांधली के जरिए कराची के अवाम पर मुसल्लत किए गए अनासिर कातलों और डाकुओं के साथ दावतें और उड़ा रहे हैं। बेशर्मी और बेगैरती का मुजाहरा करके शहरियों के शहीदों के खून का सौदा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मेरे मुखालफिन एतराफ़ करते हैं कि एमक्यूएम का नज़्म ज़ब्त मिसाली, और मेरी क़यादत में एमक्यूएम के रहनुमा, मुंतखब नुमाइंदे और कारकुनान हर कुदरती आफात, सानियात और हादसात के मौके पर मुतासर अवाम के दरमियान रहा करते थे।
الطاف حسین نے کہا کہ ان کی مدد کیا کرتے تھے، متاثرین کی مدد کیا کرتے تھے، ایم کیو ایم اور خدمت خلق فاؤنڈیشن بلا امتیاز و تفریح خدمت کے لیے متحرک رہتی تھی۔ انہوں نے کہا کہ میں لندن سے بیٹھ کر ان کی کارکردگی کا جائزہ لیا کرتا تھا، جب تک عوام کے مسائل حل نہیں ہو جاتے تھے تو میں چین سے نہیں بیٹھتا تھا۔ الطاف حسین نے کہا کہ 22 اگست 2016 سے قبل پورے کراچی، حیدرآباد اور سندھ کے شہری علاقوں میں محلہ کمیٹیاں قائم کی گئی تھی، اور ان محلہ کمیٹیوں کی ذمہ داری تھی کہ وہ ہماری ماؤں، بہنوں اور بزرگوں اور بچوں کی حفاظت کریں، اور ان پر کسی کی مجال نہیں تھی کہ اس وقت ان پر کوئی میلی نظر سے دیکھے یا کسی بچے کو یا کسی بزرگ کو کوئی تکلیف پہنچائے۔ انہوں نے کہا کہ 90 پر منتخب نمائندوں اور قومیتوں کے لوگوں کا ایک ڈھانچہ تشکیل دیا گیا تھا۔ وہاں تمام لوگ موجود ہوا کرتے تھے، وہاں ایمبولینس بھی ہوا کرتی تھی خدمت خلق فاؤنڈیشن کی، وہاں ڈاکٹرز بھی موجود ہوا کرتے تھے، وہاں پیرامیڈیکل اسٹاف کے لوگ بھی موجود ہوا کرتے تھے۔ کسی بھی قسم کی عوام کو کی مدد کے لیے وہاں 24 گھنٹے سہولیات موجود تھیں، اور منتخب نمائندے جو تھے وہ 24 گھنٹے الرٹ ہوا کرتے تھے۔ لیکن 22 اگست 2016 کے بعد ان تمام جو ہمارے سسٹم تھا، اس سسٹم کو انہوں نے تباہ کر دیا ہے۔ ایمبولینس بھی ہماری تباہ کر دی گئی، اور یہ جو خدمت خلق کمیٹی کا جو سلسلہ تھا، اگرچہ اس کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں تھا، یہ محض بلا تفریق لوگوں کی خدمت کیا کرتا تھا یہ فاؤنڈیشن، اس فاؤنڈیشن پر بھی پابندی عائد کر دی گئی، اور اس فاؤنڈیشن کے جو اربوں روپے کے فنڈ تھے، عوام کے فنڈ، ان پر ڈاکہ ڈالا گیا، اور جن لوگوں پر ہم نے اعتماد کیا تھا انہوں نے اس کے اکاؤنٹ سے بھاری رقم نکال کر عیاشیاں کی، اور اس طرح سے اس خدمت خلق فاؤنڈیشن کو بند کر دیا گیا۔ تو ان کا یہ کہنا تھا کہ کراچی بے یار و مددگار چھوڑ دیا گیا ہے، اور اہل کراچی کو جو ہے اس وقت نہ صرف کوئی تحفظ حاصل نہیں ہے، بلکہ کسی بھی قسم کی وفاق اور صوبہ حکومت کی جانب سے کوئی سہولیات میسر نہیں ہے۔ لوگ عدم تحفظ کا شکار ہیں، اور لوگوں میں جو ہے بڑی فرسٹریشن پائی جاتی ہے۔ اگر یہ سلسلہ اسی طرح سے جاری رہا اور کراچی کے شہریوں کو ان کے حال پر اسی طرح چھوڑ دیا گیا، تو پھر ایک دن کوئی بہت بڑا دھماکہ ہو سکتا ہے۔ تو الطاف حسین صاحب نے تمام ہمارے اداروں کو، صوبائی حکومت کو اور وفاق کو بتایا ہے کہ کراچی کے لوگوں کے جذبات سے نہ کھیلا جائے۔ کراچی کے لوگوں کا اگر صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تو پھر وفاق اور صوبائی حکومتوں کے لیے خاصی مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں۔ اچھا ناظرین، میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ڈمپرز اور ٹینکرز کے حوالے سے جو بانی متحدہ الطاف حسین صاحب نے ابھی اس پہ ذکر کیا، تو ڈمپرز اور جو ٹینکرز ہیں، ایک تو ان کے متعلق ہمارے وفاقی وزیر دفاع ہیں جناب خواجہ آصف صاحب نے بھی یہ فرمایا کہ جو کراچی میں جو آج حالات خراب ہیں ان ڈمپرز اور ٹینکر مافیا کی وجہ سے، تو یہ تمام جو ہیں وہ غیر قانونی ہیں۔ خواجہ آصف صاحب کا یہ کہنا تھا کہ یہ 4 ٹکڑیوں میں اسمگل ہو کر آتے ہیں، اور پھر ان کو یہاں اسمبل کیا جاتا ہے، اور پھر ان کو یہاں غیر قانونی طور پر چلایا جا رہا ہے۔ تو اس کے متعلق ہمارے جو شہر کے سیاسی سماجی حلقے عموماً مطالبات کرتے رہے کہ ان ڈمپرز کے کاغذات چیک کیے جائیں، ان کے جو ڈرائیور ہیں ان کے لائسنس چیک کیے جائیں، اور ان ڈرائیورز کا میڈیکل کیا جائے کہ وہ نشے میں تو یہ گاڑیاں نہیں چلاتے ہیں، جس کی وجہ سے اب تک 100 سے زائد جو لوگ ہیں وہ ڈمپر کے ذریعے کچلے جا چکے ہیں۔ گاڑیاں غیر قانونی طور پر چلائی جاتی ہیں، جس سے کراچی اور جو سندھ حکومت ہے اس کو کروڑوں روپے کا ٹیکس مل سکتا ہے اگر یہ چیک کریں کہ یہ غیر قانونی تو نہیں ہے، ان پر ٹیکس عائد یہ کیا جائے، ان کی فٹنس دیکھی جائے کہ وہ مکمل طور پر فٹ بھی ہیں، یا ان کو جو ہے وہ غیر قانونی طور پر چلایا جا رہا ہے تو وہ انفٹ ہے شہر کے لیے۔ اس کے ساتھ ساتھ کراچی کے ایک شہری نے ان ڈمپرز اور ٹینکر مافیا کے خلاف ہائی کورٹ میں ایک پیٹیشن بھی دائر کی ہے، اور معزز عدالت عالیہ سے استدعا کی ہے کہ وہ اس حوالے سے ان تمام ٹینکرز اور ڈمپرز مافیا کو بلا کر ان کے تمام حکومت کو جو ہے وہ تنبیہ کریں کہ وہ ان کے تمام پیپرز چیک کیے جائیں، ان کے تمام جو ہیں ڈرائیورز کے لائسنس چیک کیے جائیں، اور تمام لوگوں کا ایک سسٹم بنایا جائے کہ یہ
हादसात किसी तरह से रोके जा सकें। इसके साथ साथ ही नाज़रीन एक और बड़ी अहम जो हमें इत्तला मिली है कि ये टैंकर्स और डंपर जो हैं, इनकी एक बड़ी तादाद के मालिकान हमारे इस वक्त के मौजूदा सूबाई वज़रा हैं। मुबैना तौर पर जो मुझे पता लगा है कि जो डंपर्स हैं इस वक्त 80 से ज़ायद डंपर्स जो कराची में मुख्तलिफ सरकारी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, उसमें शर्जील इनाम मेमन, आगा सिराज दुरानी, जनाब सईद गनी और मुर्तज़ा वहाब के डंपर्स हैं। तकरीबन इनके 200 से ज़ायद डंपर्स हैं और इस वक्त 80 से ज़ायद डंपर्स जो हैं सरकारी इदारों में काम कर रहे हैं, जहां इनको करोड़ों रुपए का जो है वो बाकायदा इनको माहाना अदायगी होती है। इसके साथ साथ प्राइवेट तौर पर भी इनके अपने डंपर्स काम कर रहे हैं। और जो लियाकत मसूद है, जो इनका सदर बताया जाता है, उसके महज 8 डंपर हैं, लेकिन इस माफियाज ने, ये जो हमारे नस्ल परस्त हुकूमतों के वज़रा हैं, इन्होंने लियाकत मसूद को सदर बनाकर फेस पर इसको किया हुआ है। और जो बुराइयां होती हैं या जो मामलात होते हैं, वो जो टैंकर्स के हादसा होते हैं, तो वो फिर इनके गले पड़ते हैं। तो इस हवाले से जो ये कहा गया है कि ये जो फौरी तौर पर सूबाई वजीर जनाब शर्जील इनाम मेमन जो टैंकर्स को जलाया जाता है, तो उसे फौरी तौर पर अनाउंस करते हैं कि इनको फिल फॉर मुआवजा दिया जाएगा। तो ये डंपर जो हैं, ये इनके अपने होते हैं, इनकी जाती मिल्कियत है। इस वजह से फौरी तौर पर ये डंपर्स की जो अदायगी करते हैं और वो मुआवजे की का जो है मुबैना तौर पर ऐलान करते हैं, ताकि इनके जो ये पैसे हैं ये इन्हीं की अपनी जेब में चले जाएं। वरना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत, उसके वज़रा, उनके अराकीन असम्बली, उनके मुंतखब नुमाइंदे तो अपने जो वोटर्स हैं, अपने हल्के के वोटर्स को भी इतनी जल्दी रिलीफ नहीं देते हैं। तो ये पख्तूनों को की जायदाद को या पख्तूनों को किस तरह से इतनी जल्दी रिलीफ दे सकते हैं? तो ये इनके अपने डंपर्स हैं और लियाकत मसूद जो है और उनके जो दोस्त हैं, वो तमाम उनकी निगरानी में ये डंपर्स चलाए जा रहे हैं, जिसकी वजह से ये जो बानी मुत्तहिदा अल्ताफ हुसैन साहब ने 4 दिन पहले टिकटॉक के ज़रिए ये बताया था और ये अपील की थी पख्तूनों से, उन लोगों से जिन लोगों ने डंपर जलने के बाद जज्बाती तौर पर जो है वो कराची के शहरियों को गालियां दी थी, महाजरों को खासतौर पर गालियां दी थी, उनको तंबीह की थी कि वो जज्बाती फैसला न करें और सिंध हुकूमत के आलाकार न बने। तो ये जो आज इतलात हैं, उस इतलात के मुताबिक डंपर्स जो हैं, डंपर्स और टैंकर्स की एक बड़ी तादाद जो है हमारे सूबाई वजीर हैं, वो मालकान हैं, जिसकी वजह सॉरी जिसकी वजह से फौरी तौर पर अनाउंस हो जाता है, उनको रिलीफ दिया जाता है, उनको फौरी तौर पर पैसे देने का ऐलान किया जाता है। तो इस हवाले से हाई कोर्ट में एक पिटीशन भी दायर हो चुकी है और अब ये बात भी खुलकर सामने आ गई है कि ये टैंकर्स और डंपर माफिया जो है, इसकी एक बड़ी तादाद के मालकान हमारे सूबाई वज़रा हैं। तो नाज़रीन, मैं इन्हीं अल्फाज के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। पाकिस्तान